हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी का बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे मालदीव ने दिखाया ड्रैगन को आंख। वो खबर सुनकर भारत लेगा सुकून की सांस। जी हां, पहली बार ये बड़ी खबर ऐसी आई है जहां पर मालदीव ने चीन को झटका दिया है। दोस्तों बताएंगे किस मुद्दे पर। तो वहीं अब दुश्मनों की खैर नहीं, पाकिस्तान की खटिया खड़ी करेगा भारत का ये अडानी का ड्रोन। आतंकियों को चुन चुन कर मारेगा। जी हां, बड़ी तैयारी की है भारत ने। तो वहीं दिल्ली पहुंच चुके चीन के नए राजदूत शू फेई होंग। भारत आते ही सबसे पहले क्या बयान दिया, तो वहीं केजरीवाल के बाहर आने पर बीजेपी हुई हमलावर। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां चीन की गोद में बैठे मुइजू ने अब उसको ही दे दिया झटका। ड्रैगन के जहाज को रोका, नहीं दी अनुमति। जी हां, चीन की गोद में बैठे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने उसको ही झटका दे दिया। मालदीव ने चीन के जासूसी जहाज को रोक दिया है, उसे अनुमति नहीं दी गई। इसे हिंद महासागर की सुरक्षा के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने कहा कि उनकी सरकार ने मालदीव के जल क्षेत्र में चीनी जहाज को अनुमति नहीं दी है। मालदीव के विदेश मंत्री का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब चीन का जासूसी जहाज जियांग यांग होंग 3 फिर से मालदीव पहुंचा है। ये बीते 2 महीने में दूसरी बार है जब चीन का जासूसी जहाज मालदीव गया है। तो वहीं इससे पहले मालदीव ने भारतीय लोगों को पर्यटन के लिए मालदीव आने का आग्रह किया था। भारत के दौरे पर आए मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने कहा कि हिंद महासागर की शांति और सुरक्षा भारत, मालदीव, श्रीलंका और हमारे पड़ोस के बाकी देशों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। हम एक शांतिपूर्ण देश के रूप में उन जहाजों का स्वागत करते हैं जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आते हैं, लेकिन वे मालदीव के जल क्षेत्र में अनुसंधान के लिए नहीं आए। हमने मालदीव के जल क्षेत्र में अनुसंधान के लिए चीनी जहाज को अनुमति नहीं दी है। मूसा जमीर ने कहा कि मालदीव के जल क्षेत्र में रिसर्च करने वाले जहाजों का स्वागत नहीं है। जी हाँ, दरअसल इंडिया आउट का नारा देने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू चीन के काफी करीब पहुंच गए थे। चीन के हस्तक्षेप के बाद मालदीव और भारत के रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए थे। भारत से तनातनी के बीच 27 अप्रैल को चीनी रिसर्च जहाज जियांग यांग होंग 3 मालदीव के जल क्षेत्र में लौटा था। मालदीव में मुइजू की सरकार बनने के बाद यह दूसरी बार हुआ। इससे पहले रक्षा मंत्री घासन मोमून ने पिछले महीने मालदीव की संसद को बताया था कि चीनी जहाज मालदीव के जल क्षेत्र के अंदर और उसके निकट जाने के बावजूद कोई शोध नहीं करेगा। अब इसे मंजूरी नहीं देने की खबरें आ रही हैं। वाकई में इस खबर को सुनने के बाद भारत अपना थोड़ा तो खुश जरूर हुआ होगा मालदीव के इस डिसीजन को लेकर। तो वहीं बता दे, अब दुश्मनों की खैर नहीं, पाकिस्तान की खटिया खड़ी करेगा अडानी का ड्रोन। आतंकियों को चुन चुन कर मारेगा। जी हाँ, भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान की अब खैर नहीं। भारत ने पड़ोसी देश की खटिया खड़ी करने का इंतजाम कर लिया है। भारतीय सेना को जल्द ही एक खास ड्रोन मिलने जा रहा है जिसे अडानी डिफेंस ने तैयार किया है। 18 जून को इंडियन आर्मी को उसका हरमीस 900 स्टार लाइनर ड्रोन मिलेगा जिसे पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। दृष्टि 10 ड्रोन के नाम से पहचाने जाने वाले हरमीस 900 की सप्लाई अडानी डिफेंस सिस्टम द्वारा भारतीय सेना और नौसेना सहित भारतीय सेनाओं को की जा रही है। इस मौके पर रक्षा अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सेना को मिलने वाले 2 ड्रोनों में से पहला ड्रोन 18 जून को हैदराबाद में सेना को सौंप दिया जाएगा। आपूर्ति रक्षा मंत्रालय द्वारा बलों को दी गई आपातकालीन शक्तियों के तहत हस्ताक्षरित सौदे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अपने भटिंडा बेस पर ड्रोन तैनात करेगी जहां से वो पाकिस्तान के साथ पूरी पश्चिमी सीमा पर नजर रख सकेगी। पहला हरमीस 900 इस साल जनवरी में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। दूसरा ड्रोन सेना ले जा रही है। इसके अलावा तीसरा अब नौसेना को आपूर्ति किया जाएगा और चौथा सेना को दिया जाएगा। तो वहीं बता दे, दिल्ली पहुंचे चीन के नए राजदूत यू फेई होंग। कहा भारत के साथ काम करने को है तैयार। जी हां, भारत में चीन के नए राजदूत शू फेई होंग दिल्ली पहुंचे हैं। भारत में चीन के राजदूत का पद करीब 18 महीने से खाली पड़ा था, जो 4 दशकों में सबसे लंबा अंतराल है। शू ने कहा कि चीन एक दूसरे की चिंताओं को समझने और बातचीत के माध्यम से विशिष्ट मुद्दों का पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है। उन्होंने पूर्वी
लद्दाख में लंबे समय से जारी सैन्य गतिरोध के बीच ये बात कही है। शू ने सुन वेइदोंग की जगह ली है, जो भारत में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अक्टूबर 2022 में रवाना हो गए थे। शू का भारत आगमन पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध को हल करने के लिए बीजिंग और नई दिल्ली के बीच लंबी सैन्य व राजनयिक वार्ता के बीच हुआ है। उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा कि ये एक सम्मानजनक मिशन और महत्वपूर्ण ड्यूटी है। मैं दोनों देशों के बीच समझ और दोस्ती को प्रगाढ़ बनाने, विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान और सहयोग बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने व आगे ले जाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। तो वहीं आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में फिर मारे गए 12 नक्सली। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि बीजापुर में सिक्योरिटी फोर्स ने इनको मार गिराया। जी हां, छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। शुक्रवार को बीजापुर में सुरक्षा बलों ने कम से कम 12 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एनकाउंटर की जानकारी देते हुए 12 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि सभी मारे गए नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया गया है। बीजापुर जिले के गंगालूर पुलिस थाना क्षेत्र के पीडिया गांव में पुलिस को नक्सलियों की गतिविधियों की सूचना मिली। सुरक्षा बलों ने सूचना के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया। यहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई गोलीबारी में कम से कम 12 नक्सली मारे गए हैं। इन नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया गया है। नक्सल विरोधी अभियान की जगह एक और बड़ी सफलता मानी जा रही है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, क्या अमेरिका में लागू होगा शरिया कानून? इस अमेरिकी सांसद ने दी ऐसी चेतावनी, हो गया वायरल वीडियो। जी हाँ, अमेरिकी सदन में हाल ही में प्रतिनिधि चिप रॉय ने देश में शरिया कानून के लागू होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों की मदद से देश में शरिया कानून को लाने की कोशिश की जा रही है। मुझे शरिया कानून के लागू होने को लेकर गहरी चिंता सता रही है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम को उदाहरण के तौर पर पेश किया। वहां बड़े पैमाने पर हो रहे मुस्लिम अधिग्रहण की बात की। उन्होंने ऐसे लोगों की भी आलोचना की जो इजराइल के विरोधियों का समर्थन करते हैं। विशेष रूप से हाल में इंग्लैंड के लीड्स में ऐसा देखने को मिला, जब निर्वाचित परिषद सदस्य मोतीन अली ने इजराइल का खुलकर विरोध किया। जी हाँ, तो वहीं बता दें, अमेरिका में पुलिस ने MIT परिसर से फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों को हटाया, उखाड़े उनके तंबू। जी हाँ, पुलिस ने शुक्रवार तड़के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में फलस्तीन समर्थकों के तंबुओं को हटा दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने फिलाडेल्फिया में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के परिसर से प्रदर्शनकारियों को बाहर कर दिया। पुलिस ने इस कार्रवाई से कुछ ही घंटे पहले एरिजोना विश्वविद्यालय में एक तंबू को हटा दिया और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। MIT परिसर में पुलिस सुबह 4 बजे पहुंची और प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने के लिए 15 मिनट का समय दिया। तो वहीं बता दें, POK की एक इंच जमीन भारत की है, इसे कोई ताकत हमसे छीन नहीं सकती। जी हाँ, झारखंड में अमित शाह गरजते हुए दिया बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुक्रवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK से संबंधित मुद्दे पर सवालिया निशान उठाने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि इसकी एक इंच जमीन भारत की है तथा इसे कोई भी ताकत नहीं छीन सकती। अमित शाह ने झारखंड के खूंटी में एक चुनावी रैली में कहा कि मणिशंकर अय्यर हमसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करें क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि POK के बारे में बात मत करो क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। मैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बताना चाहता हूं कि POK भारत का है और इससे कोई भी ताकत हमसे छीन नहीं सकती। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस को क्या हो गया है। संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि POK भारत का हिस्सा है। कांग्रेस अब परमाणु बम के बारे में बात करके POK पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। भाजपा का रुख स्पष्ट है कि POK की एक इंच जमीन भारत की है और ये भारत का ही रहेगा। लेकिन ऐसे में बड़े ही शर्म की बात है दोस्तों कि विपक्ष POK के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर उल्टा भारत को ही कोसने लगता है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत में रहकर विपक्ष को कम से कम देश का जहां पर सवाल हो वहां पर एकजुट होकर ही बात करनी चाहिए, तो अपनी राय दीजिएगा और क्या सुझाव देना चाहेंगे भारत के विपक्ष को बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, चीन से पहले भारत ने चल दी बड़ी चाल, बांग्लादेश में ड्रैगन के हाथ से जाएगा ये प्रोजेक्ट। बता दें, बांग्लादेश में चीन की बढ़ती दखल के बीच भारत ने नई चाल चली है। भारत ने बांग्लादेश के तीस्ता इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट में निवेश की इच्छा जाहिर की है। इस प्रोजेक्ट में
में चीन भी निवेश के लिए इच्छुक है। दरअसल भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री हसन महमूद से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तीस्ता भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रमुख नदी है जो दोनों ओर बहती है। इस प्रोजेक्ट से दोनों देशों को फायदा होगा। तो वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन या भारत पहले कहां जाएंगी, इसके सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा कि हमने तीस्ता पर एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। भारत इसमें निवेश करना चाहता है। इसे हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप लागू करना होगा क्योंकि हम अपनी जरूरतों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। पीएम शेख हसीना जल्द ही भारत आएंगे। जी हां, बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने यह भी कहा है कि पीएम हसीना निश्चित तौर पर भारत आएंगी। भारत और चीन में पहले दौरा करने के सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा कि नई दिल्ली और ढाका दूरी के हिसाब से पास में है। इससे संकेत मिलता है कि पीएम हसीना चीन से पहले भारत का दौरा करेंगी। सीमा पर हत्याओं के संबंध में हसन ने कहा कि हत्याओं को समाप्त करने के लिए सरकार और राजनीतिक स्तर पर कोई कमी नहीं है। हमने मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। तो वहीं पीओके की जनता बेहाल। 11 मई को बहुत बड़ा मार्च, सारे स्कूल कॉलेज बंद, चीनियों की सुरक्षा के लिए फ्रंटियर कंस्टेबली तैनात। आपको बता दें आज की बड़ी खबर पाकिस्तान चैनल ARY न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पीओके सरकार ने गुरुवार यानी 9 मई को क्षेत्र के सभी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की है। सरकार ने बताया है कि शनिवार यानी आज 11 मई को पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में पब्लिक एक्शन कमेटी की ओर से घोषित किए गए लंबे मार्च के मद्देनजर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। मौजूदा समय में पीओके के लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें लेकर इस मार्च का आह्वान राजनीतिक और मानवाधिकार संगठनों की ओर से किया गया है। तो वहीं बता दें संयुक्त राष्ट्र में भारत ने किया फलस्तीन का समर्थन, सदस्यता के पक्ष में किया मतदान, विरोध में आए 9 देश। जी हां, फलस्तीन की सदस्यता को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारी समर्थन मिला है, यानी UNGA में पुरजोर समर्थन मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारी बहुमत के साथ फलस्तीन की पूर्ण सदस्यता का समर्थन किया है। भारत ने शुक्रवार को UNGA के प्रस्ताव के मसौदे के पक्ष में मतदान किया। ड्राफ्ट में कहा गया था कि फलस्तीन योग्य है और पूर्ण सदस्य देश के रूप में उसे शामिल किया जाना चाहिए। इसमें सिफारिश की गई सुरक्षा परिषद इस मामले पर एक बार फिर विचार करे। सुरक्षा परिषद में आए ऐसे ही एक प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो किया था। अमेरिका और इजराइल ने UNGA में आए प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। तो वहीं बता दें रशिया के बयान के बाद बैकफुट पर अमेरिका राजदूत गारसेटी ने कहा पन्नू मामले में भारत की जवाबदेही से संतुष्ट। जी हां, अमेरिका के भारत में राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश के मामले में भारत की जवाबदेही से संतुष्ट है। एरिक गारसेटी का यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब हाल ही में रशिया के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि अमेरिका बिना किसी विश्वसनीय सबूत के भारत पर आरोप लगा रहे हैं। रशिया ने यह भी कहा है कि अमेरिका एक राज्य के रूप में भारत का अनादर कर रहा है। रशिया के बयान के बाद ही अमेरिका के राजदूत का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने भारत की जांच से संतुष्ट होने की बात कही है। तो वहीं 3 महीने तक फोन कॉल NSA लेवल की VC, फिर भी नेतन्याहू ने बाइडेन को कैसे फंसा दिया बता दें। गाजा के दक्षिणी शहर रफाह को खत्म करने की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कोशिशों और कसम से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नाराज हो गए हैं। बाइडेन ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ने रफाह पर हमले किए तो हथियारों की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। दोनों नेताओं के बीच रिश्तों में खटास और तनातनी का ये दौर 3 महीने तक फोन पर लगातार हुई बातचीत और दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकारों की दर्जनों वर्चुअल और फिजिकल मीटिंग्स के बाद आया है। CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में युद्ध विराम से लेकर रफा शहर में इजराइल के हमलों को रोकने तक के मुद्दों पर मध्य फरवरी में लेकर हाल के दिनों तक राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच टेलीफोन पर बातचीत हो रही है। बावजूद इसके इजराइल ने अमेरिका की उस सलाह को मानने से इनकार कर दिया जिसमें अमेरिका ने गाजा के घनी आबादी वाले दक्षिणी शहर रफा पर आक्रमण करने की अपनी योजनाओं पर पुनः विचार करने का आग्रह किया था। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें आखिर कौन है मिशुस्तीन जिन्हें पुतिन ने बनाया रशिया का प्रधानमंत्री। इन खूबियों पर फिदा है रूसी राष्ट्रपति पुतिन। दरअसल इस सप्ताह की शुरुआत में रूस की राजधानी मॉस्को में स्थित राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन में मंगलवार को आयोजित एक भव्य समारोह में व्लादिमीर पुतिन
पुतिन ने राष्ट्रपति के रूप में अपना 5वां कार्यकाल शुरू किया। पुतिन ने अपने राजनीतिक विरोधियों को परास्त करने के अलावा यूक्रेन में विनाशकारी युद्ध की शुरुआत के साथ ही खुद को और अधिक शक्तिशाली साबित किया है। पुतिन अब अगले 6 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद पुतिन ने शुक्रवार को अपने पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को इस पद पर फिर से नियुक्त किया है। तो वहीं रूसी कानून के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति ने पीएम उम्मीदवार के लिए स्टेट ड्यूमा यानी रूसी संसद के एक सदन को ड्यूमा कहा जाता है, उसको प्रस्ताव भेजा है। पुतिन ने मिखाइल मिशुस्तिन को पुनः देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करने के वास्ते उनके नाम को मंजूरी के लिए संसद के निचले सदन के पास भेजा है। तो वहीं बता दें, चीन के लोन के नीचे दबते जा रहे भारत के पड़ोसी बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका पर कर्ज का पहाड़ अब मालदीव है चीन का नया टारगेट। बता दें, चीन छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने में लगा हुआ है। हाल के वर्षों में देखा गया है कि खासकर एशिया और अफ्रीका का चीन पर कर्ज कई गुना बढ़ गया है। जो देश कर्ज में फंसे हैं उनके लिए चीन एकमात्र या फिर प्रमुख कर्जदाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन देशों पर विदेशी कर्ज का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ चीन से आता है। 2010 के बाद दक्षिण एशियाई देशों, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी देशों में चीन का कर्ज काफी बढ़ गया है। वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2023 के मुताबिक ये चीन की गोइंग ग्लोबल स्ट्रेटजी के कारण है, जिसे 1999 में चीनी निवेश और विदेशों में ऋण देने में सुधार के लिए शुरू किया गया था। तो वहीं बता दें, चीन की मदद से पाकिस्तान को उपग्रह iCube कमर को मिली सफलता, चांद और सूरज की तस्वीरें भेजी। जी हां, चीन के चंद्रमा मिशन के हिस्से के रूप में प्रक्षेपित किए जाने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान को उपग्रह ने सूरज और चांद की तस्वीरें भेजी हैं। बता दें कि चीन के हेनान प्रांत से चांग E6 चंद्रमा मिशन के साथ पाकिस्तान के छोटे उपग्रह iCube कमर को भी प्रक्षेपित किया गया था। बता दें, ये सफलता पाकिस्तान को चीन की मदद की वजह से मिली है। तो वहीं मणिशंकर अय्यर ने फिर गाया पाकिस्तान का राग, तो भड़क उठी बीजेपी, पूछा कब सुधरेगी तुम्हारी पार्टी। दरअसल चुनाव का मौका हो और कांग्रेस के विवादित नेता मणिशंकर अय्यर सुर्खियों में ना आए, ऐसा बहुत कम ही होता है। वे भले ही सक्रिय राजनीति से अब दूर हों, लेकिन जब भी बोलते हैं तो अपनी पार्टी के लिए कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर ही देते हैं। अब उनके पाकिस्तान का सम्मान करने के बयान पर बवाल मचा हुआ है। अय्यर ने कहा कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है, जैसा कि हमने आपको शुरू पहले खबर में बताया। दोस्तों, मणिशंकर अय्यर के इस बयान के बाद बीजेपी अपनी विरोधी कांग्रेस पार्टी पर टूट पड़ी और कहा है कि पाकिस्तान के लिए कांग्रेस का प्यार कभी खत्म नहीं होगा। आपको बता दें कि 2015 में भी जब मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान से की थी भारत में पीएम नरेंद्र मोदी की बुराई, जमकर वायरल हुआ था वो भी वीडियो। जी हां, 2015 में मणिशंकर अय्यर ने दुनिया टीवी पर पैनल डिस्कशन के दौरान कहा था कि अगर दोनों देशों के बीच बातचीत को जारी रखना है तब पीएम मोदी को हटाए जाने की जरूरत है। और फिर अब ऐसा बयान दे दिया है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, इसीलिए पाकिस्तान से इज्जत से बात करनी चाहिए। अब ऐसे में जो भारत में रह करके पाकिस्तान की बड़ाई करे या पाकिस्तान के लिए पीएम मोदी को हटाने की बात के अगर आप भी मानते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं के देशभक्ति पर बड़े ही सवाल या निशान खड़े करते हैं। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, बोइंग 737 के साथ एक और बड़ा हादसा, रनवे पर फिसला विमान, बाल बाल बचे 85 यात्री। जी हां, सेनेगल से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। सेनेगल में एक बोइंग 737 विमान राजधानी डकार के हवाई अड्डे पर रनवे से फिसल गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश के परिवहन मंत्री ने हादसे को लेकर जानकारी दी। बता दें कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय प्लेन में 85 लोग सवार थे। तो वहीं आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की साजिश नाकाम, जहां 2 यूक्रेनी अधिकारियों को किया गया बर्खास्त। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की हत्या की साजिश का खुलासा होने के बाद राज्य के सुरक्षा प्रमुख को बर्खास्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्टेट सिक्योरिटी हेड सेरही रूड को हटाया गया है। आरोप है कि 2 लोग उनका मर्डर करना चाहते थे। स्टेट सिक्योरिटी सर्विस की ओर से इस सप्ताह की शुरुआत में साजिश के बारे में बताया गया था, जिसमें जिक्र था कि राष्ट्रपति के अलावा कुछ बड़े अधिकारियों की हत्या की साजिश भी रची गई थी। यूक्रेन ने दावा किया था कि 2 रूसी एजेंट राष्ट्रपति और दूसरे अफसरों को मारना चाहते थे। साथ ही साथ बता दे, बीवी बुशरा को प्रधानमंत्री बनाएंगे इमरान खान। पीटीआई चीफ को सता रहा हमेशा के लिए जेल का डर
पर कर रहे सीक्रेट डील। बता दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के प्रमुख इमरान खान का अब दोबारा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में इमरान खान ने अब दूसरे विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के एक सीनियर पत्रकार ने दावा किया है कि इमरान खान ऐसी स्थिति आने पर अपनी पत्नी बुशरा बीवी को देश के प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी के न्यूज चैनल आज टीवी को दिए इंटरव्यू में पत्रकार जावेद चौधरी ने कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि बुशरा बीबी पीएम बने। चौधरी पाकिस्तान की सरकार और पीटीआई के बीच बैक चैनल चल रही सीक्रेट बातचीत से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। तो वहीं बता दें, सीएम केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर बोले मनोज तिवारी, कहा कोर्ट ने चेहरे पर काल लिख लगाकर भेजा। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार देर शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। वो शराब घोटाले मामले में जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। मनोज तिवारी ने कहा कि सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनकी दुर्दशा और उनके चेहरे पर घोटाले के दाग को स्पष्ट चित्रित करता है। उनको कुछ दिनों के लिए सशस्त्र छोड़ा गया है। शर्त यह है कि ना तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना सचिवालय जा सकते हैं और ना ही भ्रष्टाचार के इस केस की जांच कर रहे अधिकारियों से बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जमानत की शर्तों से यह साफ है कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर काल लिख लगाकर उनको भेजा है, क्योंकि वो पहले ही विश्वसनीयता को खो चुके हैं और अब ये मुहर लग चुकी है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। उनको सशर्त कुछ दिनों के लिए छोड़ा गया है कि वो जाकर चुनाव प्रचार करें। उन्होंने कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि सीएम केजरीवाल अब जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि जनता तो ये सोच रही थी कि उन्हें बेल मिल जाएगी। कुछ दिनों के लिए बेल तो मिली, मगर शर्त के साथ उन्हें कहा गया है कि जाओ प्रचार करो, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी कालिक है जिसके बाद जनता को और भी विश्वास हो जाएगा कि हम जिस केजरीवाल को जानते थे वो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले, जिनको वापस 2 जून को तिहाड़ जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर 16 से 17 दिन के लिए जेल से बाहर आए हैं। तो वहीं बता दें, केजरीवाल के पास प्रचार के लिए 20 दिन बचे हैं। इन 18 सीटों पर रहेगी नजर। आखिर कितना बदल सकता है आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन, बता दें। बीते 3 चरणों के चुनाव में केजरीवाल प्रचार नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब दिल्ली चुनाव, हरियाणा और पंजाब के चुनावों के लिए दिल्ली सीएम जोर शोर से मैदान में उतरने वाले हैं। सवाल यह है कि आगामी 13 से 15 दिनों में वो कहां और कैसे प्रचार करने वाले हैं। बता दें कि पहले चरण के चुनाव में आम आदमी पार्टी असम में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। तीसरे चरण के चुनाव में आम आदमी पार्टी गुजरात में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार ना कर पाए। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए गिनती 12 से 13 दिन बचे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहां पार्टी को केजरीवाल के चुनाव प्रचार का फायदा हो सकता है। जी हां, बहरहाल क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या जनता अब जाग चुकी है केजरीवाल को लेकर? जो भी आपकी राय है बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आम आदमी पार्टी नेताओं ने किया स्वागत और साथ ही आतिशी ने कहा सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा यह सच्चाई की जीत है। मैं संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देती हूं। अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे और मुझे यकीन है कि वो शाम को दिल्ली और देश के लोगों को संबोधित करेंगे, ये कहना था आतिशी का। तो वहीं आपको बता दें, ओडिशा और बंगाल में बीजेपी करेगी क्लीन स्वीप। एबीपी से खास बातचीत में पीएम मोदी ने किया बड़ा दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए ओडिशा पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और कई मुद्दों पर खुलकर टिप्पणी की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस बार ओडिशा के लोगों में भारी उत्साह और चमक है। पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह का जुनून और उत्साह बहुत कम देखा गया है। उन्होंने कहा कि भाषा की समस्या होने के बावजूद दिलों के कनेक्शन पूरी तरह से हैं। ये ओडिशा के लिए टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल एक समय आर्थिक राजधानी हुआ करता था। बंगाल की क्षमता, युवाओं पर आज भी भरोसा है, लेकिन गलत नेतृत्व के कारण कांग्रेस ने 50 सालों में इसे तबाह करके रख दिया। टीएमसी संसद में जिन मुद्दों को लेकर पेपर उछालती थी आज सरेंडर कर दिया है। लोकसभा में इस बार पश्चिम बंगाल और ओडिशा में क्लीन स्वीप करेंगे। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इस बार भी पीएम मोदी होंगे अगले प्रधानमंत्री? जो भी आपकी राय हो बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, इसी बीच राहुल गांधी का भी बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि लिखित
हाथ में ले लें, मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, ये कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया है कि नरेंद्र मोदी फिर देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सबसे बड़ी हार होगी। उन्होंने आगे कहा, एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडी गठबंधन का उत्तर प्रदेश में तूफान आ रहा है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या राहुल गांधी दिन में सपने देख रहे हैं? आपका क्या राय होगा दोस्तों इस मुद्दे पर, आपकी क्या जवाब होगी बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, वोटर्स को गुमराह कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। चुनाव आयोग ने कांग्रेसी अध्यक्ष को लगाई फटकार। जी हां, वोटिंग के संशोधित आंकड़ों में कथित हेरफेर करने के कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई है। खड़गे की बयानबाजी को चुनावी प्रक्रिया में बाधा मानते हुए आयोग ने कल कांग्रेसी अध्यक्ष को फटकार लगाई। आयोग ने उनके बयानों को चुनावी प्रक्रिया में अनावश्यक आक्रामकता बताया। आयोग का ये बयान खड़गे की ओर से इंडी गठबंधन के नेताओं को लिखे गए उस पत्र के संदर्भ में आया है जिसमें उन्होंने देरी से वोटिंग के आंकड़े जारी करने पर धांधली की आशंका जताई थी। अब आयोग का कहना है कि वो बयान पूरी तरह अवांछनीय है और इसे खारिज किया जाता है। इसी बीच दोस्तों ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों में, रिश्तेदारों में। तो वहीं इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।